की न्यूज खबरों का सारथी। विधान परिषद में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, विपक्ष के सवालों का दिया करारा जवाब। कहा ये लोग विपक्ष के हैं और विपक्ष में ही रहेंगे। सड़कों पर उतरे बिजली कटौती से परेशान लोग। कानपुर, सीतापुर समेत कई जगहों पर हंगामा, रोड जाम करने की कोशिश। कल योगी ने 24 घंटे बिजली देने का किया था आदेश। विधानसभा में आज पेश होगी विकास दुबे की रिपोर्ट। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित हुई थी कमेटी। पुलिस को पहले ही मिल चुकी है क्लीन चिट। बाईस ट्रेनों का संचालन एक हफ्ते तक रहा बाधित। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं की न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ में। बड़ी खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं। इसी बीच देहरादून से एक अहम जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। राज्य कर कार्यालय में विशेष कार्यक्रम की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बायोमेट्रिक आधारित प्रणाली का उद्घाटन हुआ। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने किया उद्घाटन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वित्त सचिव विनोद कुमार सुमन भी मौजूद। बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने वाला उत्तराखंड बना चौथा प्रदेश। पुडुचेरी, गुजरात, आंध्र प्रदेश में लागू हो चुकी है ये व्यवस्था। देहरादून से खबर। राज्य कर कार्यालय में विशेष कार्यक्रम की बात सामने आई है। बायोमेट्रिक आधारित प्रणाली का उद्घाटन हुआ। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुडुचेरी, गुजरात, आंध्र में लागू हो चुकी है व्यवस्था। देहरादून से खबर। राज्य कर कार्यालय में विशेष कार्यक्रम की बात सामने आई है। बायोमेट्रिक आधारित प्रणाली का उद्घाटन हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वित्त सचिव विनोद कुमार सुमन भी है मौजूद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वित्त सचिव विनोद कुमार सुमन भी मौजूद। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी, जहां टिहरी में पिछले दिनों बूढ़े केदार क्षेत्र में आई आपदा के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कमर कस ली है और कहा कि आपदा प्रभावितों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टर और फार्मासिस्ट की तैनाती कर दी गई है ताकि लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी हो तो उनका इलाज किया जा सके। 4 डॉक्टर और फार्मासिस्ट की तैनाती केदार क्षेत्र में की गई है क्योंकि यह क्षेत्र अति संवेदनशील होने के साथ ही लोगों को स्वास्थ्य इलाज करवाने के लिए कई किलोमीटर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कदम उठाया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चे हैं उनका इलाज उसी जगह पर किया जाएगा।
भ्रमण वाली टीमें जो ग्रामीण ग्राम ये बात भी हमारी विशेष नज़र ढाल वाला क्षेत्रों में है, क्योंकि प्लेन का एरिया ज़्यादा हो जाता है। आपको डॉक्टर को निर्देश दिए हैं कि इस बीमारी पे पूरी नज़र बना के रखें और कहीं भी ऐसी अगर कोई समस्या आती है। वहाँ पे कल ही गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन था। मैंने कैंप में व्यवस्थाएं देखी हैं और वर्तमान में हमने जो वहाँ पे चिकित्सा शिविर चल रहा है उसकी भी 3 टीमें लगा रखी हैं जो 24/7 उस कैंप में हमारी चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे। इसके अलावा जो प्रभावित संबंधित ग्राम हैं, जैसे हमारा तिनगढ़ हुआ, तोली है, जखाड़ा है, कोट है, उमड़ी है, पिंसवाड़ है, इन समस्त ग्रामों में हमने टीम आज प्रस्थान करवा दी है। विशेषकर उमड़ी और पिंसवाड़ से सूचना आ रही थी और हमने उसे भी कहा कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चे हैं उनको हम विशेष रूप से अलग सेवाएं प्रदान करेंगे और उनको अगर कोई दिक्कत या परेशानी होगी तो उनको नीचे के अस्पतालों में भी हमने शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं। बीते कई दिनों से हल्द्वानी में पीडब्ल्यूडी के द्वारा 13 चौराहों में रोड चौड़ीकरण करने के दौरान बड़ी संख्या में बड़े और सालों पुराने पेड़ों को काटने के चलते पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय जनता नाराज रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और प्रशासन की कोशिश के बाद 40 चिन्हित बड़े और पुराने पाखड़ और नीम के पेड़ों की रिलोकेट प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हल्द्वानी की जनता के लिए खुशी की बात यह है कि प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की ये कोशिश सफल हुई है, जिसमें हल्द्वानी से कुछ दूर हल्दूचौट में बन रही गौशाला की जमीन में बीते दिनों हल्द्वानी के काट गोदाम के नरीमन चौराहे के समीप तेज आंधी के चलते टूटकर निर्जीव हो चुका है। सालों पुराने जिस पेड़ को पीडब्ल्यूडी और प्रशासन के प्रयास से ट्रांसप्लांट किया गया था वो निर्जीव पेड़ फिर से पुनर्जीवित हो चुका है। इसमें जो हमारे 13 चौराहे हैं इसमें पेड़ों की गिनती हुई थी कि उनको चौड़ीकरण की जद में जो भी आ रहे हैं उनको काटा जाए, लेकिन इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक अनूठी पहल की गई कि हम जो हमारे प्राचीन पेड़ हैं जिनकी उम्र यहाँ पर लोकल लोग 100 साल भी बताते हैं, ऐसे पेड़ों को जो इस तरह की श्रेणी में हैं और जिनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ख़ास तौर पर ये हमें एक्सपर्ट से पता चला कि फाइकस प्रजाति के पेड़ जिसमें पाकड़ है, पीपल है, जो भी चौड़ी पत्ती के पेड़ हैं, उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इस पर 40 पेड़ों का लिस्टिंग की गई कि इन सभी 13 चौराहों पर जहाँ जहाँ पे भी इस तरह के पेड़ हों उनको चिन्हित कर लिया जाए। और अब सीधा आपको लोकसभा की तस्वीर दिखाते हैं। तो लोकसभा आपको लेकर चलेंगे जहां पर अनिल बलूनी क्या कुछ कहना सुनाते हैं। Thank you, respected Speaker. I also want to thank my party leadership for giving me an opportunity to speak on this very important subject. Thank you. Railways has been a very important part of India's economy. I would rather say one of the very important engines that drives India's economy. And it is also important for the common man, we say Aam Sadharan Indian, to meet that last mile of his goal, his dreams. But today we are seeing the railways is becoming out of reach for that poor man, the poor Indian. The railway fares has gone up. Today, there is an uncertainty. There is a fear in the common man when he travels in the train. Is there safety? What if there is an accident? In the last 10 years, we have seen the worst number of accidents that have happened, leading to huge loss of life, loss of property. Now, speaking about the budget, the allocation, what has been done for the railways. Now, we have this expenditure of railways, which is financed through. और अब सीधा आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर जातिगत जनगणना को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा क्या कुछ कहना सुनते हैं। हिंदुस्तान में सबसे जाति पूछ सकता है तो इसमें क्या गड़बड़ी है?
मैं कल पार्लियामेंट में था, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत कांग्रेस के सारे सांसद खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने कहा चिल्ला चिल्ला करके कि ये पवित्र सदन है, यहां पर किसी की जाति नहीं पूछी जा सकती। वाह, आप जाति जनगणना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाति पूछी नहीं जा सकती है, तो बाहर जाति कैसे पूछी जा सकती है? मतलब ये धरती पवित्र नहीं है, केवल सदन ही पवित्र है? अरे सदन भी पवित्र है, देश भी पवित्र है। आप लोगों ने कल कहा कि सदन के अंदर किसी की जाति पूछना यह इंसल्ट है, तो गणना कैसे होगी आप ये बता के दिखाइए। मुझे आश्चर्य होता है राहुल गांधी जी, मैं अभी वीडियो में वो बयान देख के आ रहा था जिस बयान में आपने प्रधानमंत्री जी के जाति को लेकर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। आप सबको याद होगा चुनाव के समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के जाति को लेकर गलत टिप्पणी करने का प्रयास, कुलछित प्रयास राहुल गांधी जी ने किया था। आप प्रधानमंत्री की जाति पर टिप्पणी कर सकते हैं, मगर कोई आपकी जाति पूछ नहीं सकता। आप करे तो पुण्य और जनता करे तो पाप, ऐसा नहीं हो सकता है। केवल जाति पूछने का विषय नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा, मैं पहली बार का सांसद हूं, भगवान जगन्नाथ की कृपा रही। मैं पीछे बैठता हूं और सब कुछ देखता हूं, मुझे आश्चर्य होता है। मुझे आश्चर्य होता है राहुल गांधी जी की सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पे। वो टी शर्ट और जीन्स पहन के आते हैं, मैं किसी कपड़े के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं। भद्रता, नम्रता, शीलता यह भी होती है। जेब के अंदर दोनों हाथ डाल के आते हैं। आप देखिएगा, आप ये वीडियो निकाल के देखिए कैसे आते हैं। जब सभापति महोदय, स्पीकर बैठे हुए होते हैं, आसीन पे पीठासीन होते हैं, उस समय राहुल गांधी दोनों जेब में हाथ डालकर जिस प्रकार डोल करके, जिस प्रकार से वो आते हैं, वो केवल और केवल अहंकार की चाल है। द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एरोगेंस of Mr. Rahul Gandhi speaks more than the words of Mr. Rahul Gandhi. उनके बॉडी लैंग्वेज में ही एरोगेंस झलकता है। मैं उनके भाषण को सुन रहा था, पहले भी सुन रहा था और इस बार भी सुन रहा था। पिछली बार भी तस्वीर लेकर आए थे, इस बार भी तस्वीर लेकर आए थे। सदन में कुछ कानून होते हैं, कुछ मर्यादा होता है। सदन में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रावधान होते हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे एलओपी हो, चाहे कोई और सदस्य हो, चाहे मंत्रीगण हो, सभी के लिए कानून के अंतर्गत नियम, जिसको रूल्स कहते हैं, रूल्स के अंतर्गत काम करना अनिवार्य है। यह सदन की मर्यादा है। आप सदन में फोटो नहीं दिखा सकते हैं, किसी तस्वीर को आप इस प्रकार से नहीं दिखा सकते हैं और फोटो दिखा करके आप चिन्हित नहीं करा सकते हैं। बार बार कहने के बावजूद वो फोटो दिखाते हैं। बार बार कहने के बावजूद और समझाने के बावजूद कि ये कानून के खिलाफ है, राहुल गांधी अपने आप को रूल से ऊपर मानते हैं और स्पीकर महोदय का, पीठासीन स्पीकर महोदय का अपमान करते हैं। एक बार नहीं, हर बार अपमान करते हैं। तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं और इसके साथ ही राहुल गांधी पर बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर हरिद्वार में कांवड़ मेला अंतिम चरण में पहुंच गया है और इस वक्त हरिद्वार में डाक कांवड़ की धूम है। लाखों की तादाद में हरिद्वार पहुंच रहे डाक कांवड़ हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर रवाना हो रहे हैं और डाक कांवड़ों की भीड़ के चलते हाईवे जाम हो गया है। 2 अगस्त की सुबह तक डाक कांवड़ों को यह दौड़ लगातार जारी रहेगी। डाक कांवड़ में बड़े वाहनों में डीजे के साथ ही 25 से 30 कांवड़ियों का दल आता है और गंगा जल लेकर एक कांवड़िए दौड़ते हुए चलते हैं और कांवड़ियों के दल के सभी सदस्य बारी बारी से गंगा जल लेकर भागते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था के नजरिए से अगले 36 घंटे हरिद्वार पुलिस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है।
और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पैदल कांवड़ यात्रा अंतिम चरण में है और अब डाक कांवड़ की बारी है। डाक कांवड़ को लेकर पुलिस प्रशासन ने खास तैयारी कर ली है। पुलिस ने डाक कांवड़ के वाहनों की स्पीड को देखते हुए लोगों को अनावश्यक रूप से हाईवे पर न जाने की सलाह दी है और 2-3 दिन पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगे। शिवरात्रि 2 अगस्त को है और दूर दराज क्षेत्र से आने वाले अधिकांश कांवड़ यात्री अपने गंतव्य स्थान के नजदीक पहुंच चुके हैं। हाईवे पर पैदल कांवड़ यात्रा की संख्या कम होने लगी है। यात्रा अपने अंतिम चरण की बारी है। डाक कावड़ को लेकर प्रशासन ने तैयारी की है। इस वक्त हम नेशनल हाईवे NH 58 पर हैं। यहाँ देखा जा सकता है कि पैदल कावड़ियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है और डाक कावड़ियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। डाक कावड़ में वाहन की स्पीड को देखते हुए पुलिस ने लोगों को अनावश्यक रूप से हाईवे पर न जाने की सलाह दी है। डाक कावड़ में जो वाहन है काफ़ी तेज गति से आते हैं और अब कावड़ पटड़ी पर पैदल कावड़ियों की संख्या कम हो गई है। इसको लेकर जो वहाँ पुलिस फोर्स थी उनको हाईवे पर तैनात किया गया है। तेरहों पर और चौराहों पर पुलिस लगा दी गई है और वे इसकी निगरानी कर रहे हैं। डाक कावड़ काफ़ी तेज गति से आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, डाक कावड़े जा रहे हैं और आ रहे हैं। पुलिस ने इसकी तैयारियाँ पूरी तरह कर ली है। मंगलौर से के न्यूज़ के लिए अकील अहमद। और सरोवर नगरी नैनीताल के आसपास की अधिकांश पहाड़ियां भूस्खलन के चलते लगातार कमजोर हो रही हैं और भूस्खलन से नैनीताल का यूपी गांव पिछले कई दशकों से प्रभावित है और खूपी गांव के तलहटी में हो रही भूकटाव से कई घरों में दरारें पड़ गई हैं, जिससे गांव का अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। और खूपी गांव में कई सालों से भूस्खलन से हालात इतने बदहाल हो चुके हैं कि वर्षाकाल के दौरान ग्रामीणों को रात जाग कर गुजारनी पड़ रही है। उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र खूपी का निरीक्षण कर कहा कि गांव की तलहटी में हो रही कटाव के चलते गांव के कुछ घरों में दरारें आई हैं, जिन्हें सुरक्षा के मद्देनजर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ में इसका निरीक्षण किया गया था और इसमें हमने पूरा गांव का भी चेक किया है और दूर से भी हम लोगों ने पूरा निरीक्षण किया है। इसका भूगर्भीय सर्वे पूर्व में हो चुका है। जैसे कि सभी लोगों को याद भी है कि पूर्व में 2011 से इस गांव में लैंडस्लाइड होने लग गया था। उससे गांव के कुछ नीचे कुछ पोर्शन से को काफ़ी खतरा उत्पन्न हो रहा है। अभी हम लोग जब भ्रमण किया पूरे गाँव का तो कई मकान कुछ बैठ गए हैं, कुछ में दरारें नई भी हैं, कुछ पुरानी दरारें भी वहाँ दिखाई दे रही हैं और जो मकान बिल्कुल खतरे की स्थिति में थे, कुछ मकान जो हमको लग रहा था वहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना है कि जो नए नए मकान बने हैं उनमें तक दरारें आ चुकी है। सन 2013 में जब यहाँ पर आपदा आई थी उस समय शासन प्रशासन वगैरह काफ़ी सारे अधिकारी यहाँ पर आए, लेकिन उन्होंने जो हमारा नीचे नाला है उसमें ट्रीटमेंट के लिए कहा था। ट्रीटमेंट में मतलब थोड़ा बहुत हुआ है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसके बाद भी मतलब इतना आ रहा है कि 7-10 साल मकान टूटते जा रहे हैं। काफ़ी दरारें, मकानों के जो पिलर हैं वो मतलब तिरछे हो गए हैं। मतलब कभी भी अगर ऐसी आपदा दोबारा आती है तो शायद पूरा गाँव ही नीचे को चले जाए। देहरादून से खबर है, जहां पर हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस 31 जुलाई से 5 अगस्त तक देहरादून और लखनऊ के बीच ही चलेगी। सहारनपुर प्रयागराज सहारनपुर नौचंदी एक्सप्रेस का रूट हापुड़ से खुर्जा अलीगढ़ होते हुए लखनऊ डाइवर्ट किया गया है। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली डिब्रूगढ़ और राजधानी एक्सप्रेस गाजियाबाद से कानपुर होते हुए लखनऊ जाएगी। दरभंगा अमृतसर दरभंगा जननायक एक्सप्रेस 31 जुलाई से 4 अगस्त तक बुढ़वल स्टेशन से डाइवर्ट होकर सहारनपुर पहुंचेगी।
उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत खसमाना ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की सफलता से भाजपा बौखलाई नजर आ रही है और इसी के चलते पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अब केदारनाथ धाम से सोना चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगवाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सोना चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगवाने के पर्यटन मंत्री के बयान ये साबित करता है कि इस प्रकरण में कुछ गोलमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में चल रही केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को जिस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है और पूरी पार्टी का राज्य नेतृत्व लामबंद होकर यात्रा में शामिल हुआ है, उससे भाजपा के भीतर घबराहट और बेचैनी बहुत बढ़ गई है। प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जैसे जैसे केदारनाथ जी के नजदीक पहुंच रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्रियों की बेचैनी बढ़ रही है। पूरी यात्रा रूट में जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन यात्रा को मिल रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा क्या है, उससे भाजपा में घबराहट है और वो कहीं ना कहीं बद्रीनाथ और मंगलौर की पुनरावृत्ति देख रहे हैं आगामी केदारनाथ के उपचुनाव में और आगामी जो निकाय चुनाव है उसके बारे में। तो इसलिए घबराहट है और घबराहट में अनर्गल बयानबाजी यात्रा के बारे में। अरे भैया 228 किलो सोना कहाँ गया ये हम नहीं पूछ रहे, ये पूज्य शंकराचार्य पूछ रहे हैं और पूरा देश पूछ रहा है। 228 किलो सोना चढ़ा करके पूरे केदारधाम को स्वर्णमयी बनाया गया था, ऐसा दावा स्वयं केदारनाथ जी। और सीधा आपको लखनऊ से तस्वीर दिखाते हैं जहां पर विधानसभा के बाहर जल भराव हो गया है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम उत्तर प्रदेश लखनऊ से दिखाते हैं और ये देखिए तस्वीर आप किस तरीके से यहाँ पर जो पानी निकालने का प्रयास है वो किया जा रहा है। लखनऊ में जल भराव की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे थे। अभी देख सकते हैं कि विधायक या मंत्री मुख्यमंत्री अगर देखिए ड्रेनेज की पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आप देखिए किस तरीके से जो विधानसभा के प्रवेश द्वार है वहाँ पर पानी भरा हुआ है फिलहाल और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही पंप लगाकर पानी को बाहर खींचने का प्रयास भी किया जा रहा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ इंडिया पर। किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो आप देख रहे थे किस तरीके से लखनऊ में विधानसभा के भीतर पानी भर चुका है। हालांकि इसे निकालने के लिए लगातार यहां पर टीम पहुंच चुकी है और गेट नंबर 7 से सीएम को निकाला गया है। आपने देखा किस तरीके से यहां पर पानी भर चुका है और पंप के माध्यम से इस पानी को बाहर निकाला जा रहा है और कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती हुई नजर आई है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का